ये जो क्लास है आपका, ये केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण का ये तीसरा क्लास है। हाँ ये ना। तो सबसे पहले जो पीछे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसके पिछले क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट समीकरण के बारे में पढ़े थे। वो क्या था कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं या फिर धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं, एक ही बात है। जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो परिणाम स्वरूप हमको लवण, उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद रखिएगा। जब भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को वो मुक्त करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ ही ना। इसी कारण से कभी भी हम लोग खट्टे पदार्थ को, खट्टे पदार्थ में चूंकि अम्ल होता है, इसी कारण से हम कभी भी खट्टे पदार्थ में धातु, खट्टे पदार्थ को धातु के बर्तन में नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, जिससे वो बर्तन जिसमें हम वो खट्टा पदार्थ रखे हैं और वो खट्टा पदार्थ जो खाने योग्य पदार्थ था वो खराब हो जाएगा दोनों। इसीलिए हम कभी भी धातु से बने हुए बर्तन में खट्टे पदार्थ वाली चीजों को नहीं रखते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए अच्छी बात है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है और इसके साथ साथ समीकरण भी है कि नहीं। आइए एक दो समीकरण हम यहाँ पे लिख करके दिखा देते हैं हम आपको। जैसे HCl ये एसिड है, अगर इसकी अभिक्रिया सोडियम से हम कर दिए, सोडियम धातु है, तो ये सोडियम क्या करेगा? क्लोरीन को लेकर भाग जाएगा और ये बना देगा NaCl। क्या बना देगा? NaCl। लेकिन बेचारा हाइड्रोजन अकेला ना हो जाएगा, तो बचेगा मेरा हाइड्रोजन। क्या बचेगा? हाइड्रोजन। हाँ ये ना। इसी तरीके से कोई भी लीजिए, आप ले लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं H2SO4। इसको हम लोग कहेंगे क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ ये ना। इसकी अभिक्रिया हम कैल्शियम से करवा दी, कैल्शियम भी धातु है। कैल्शियम क्या है? धातु है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम से अभिक्रिया करेगा, ये कैल्शियम और सल्फ्यूरिक SO4 सल्फेट ये दोनों अभिक्रिया कर लेगा और बना लेगा कैल्शियम सल्फेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट। और ये जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। देखिए यहां पर भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं? अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे हम लोग समीकरण को देखते हैं। तो आज के क्लास में हमको क्या करना है? तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ना है कि अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है। किससे? धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो अलग अलग प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। इससे अभिक्रिया अम्ल कैसे करता है, ये जितना भी हम यहाँ रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर एक रासायनिक अभिक्रिया को आप एकदम ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं ये धातु कार्बोनेट क्या होता है। देखिए यहां लिखा हुआ है धातु कार्बोनेट, हम यहां पर लिखते हैं, बोला है धातु कार्बोनेट। ठीक है ना। कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CO3। क्या होता है? CO3। बात समझ में आया क्या? और अगला है आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो चीजें। अब यहां पर देखिए, जिस तरीके से इस कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, उसी तरीके से इस कार्बोनेट का भी मतलब क्या होगा? CO3। और कार्बोनेट के आगे क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन, तो यहां लगाएंगे हाइड्रोजन। तो ये पूरा जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका मतलब होगा HCO3। हाँ ये ना। और आप एक चीज आप देखे हुए हैं पहले भी, क्या ये सुने हैं कैल्शियम कार्बोनेट?
इसको हम लोग बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर का ये रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कैल्शियम क्या है? तो कैल्शियम में धातु क्या है? धातु है। और कार्बोनेट क्या है? कार्बोनेट है। ये CO3 क्या है? कार्बोनेट ना है। तो ये मेरा क्या बन गया? धातु कार्बोनेट। क्या बन गया? तो यही है धातु कार्बोनेट, है कि नहीं है? और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम यहां कहेंगे Na, ये धातु है, बोलो हाँ ये ना, और CO3 लगा दिए, तो ये क्या बन गया? धातु कार्बोनेट। और इस धातु कार्बोनेट का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। बात समझ में आया क्या? हाँ ये ना। जैसे देखो, एल्युमिनियम धातु है और यहाँ क्या लगा दिए? कार्बोनेट, तो इसको बोलेंगे एल्युमिनियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के लिए यूज करते हैं CO3। क्या यूज करते हैं? CO3। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज करते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लोग यूज करते हैं CO2, और कार्बोनेट के लिए यूज करते हैं CO3। तो जब कैल्शियम के साथ लग जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, जब सोडियम के साथ लग जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम के साथ लग गया तो एल्युमिनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम के साथ लग गया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। हाँ ये ना। इसी तरीके से अलग अलग धातु रखते जाइएगा और आपका अलग अलग प्रकार का धातु कार्बोनेट बनता जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे धातु कार्बोनेट। अब ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हुआ? तो देखिए, अगर हम लिखेंगे CaHCO3 तो कहिएगा सर ये जो Ca है ये तो धातु हो गया, और ये जो HCO3 है ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, और ये पूरे को हम लोग क्या कहेंगे? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर इस धातु का नाम कैल्शियम है तो इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ ये ना। जैसे अगर कोई यादव परिवार होगा तो सब में यादव लगा रहेगा, हाँ ये ना। अखिलेश यादव, टुनटुन यादव, लगा हुआ रहेगा कि नहीं लगा हुआ रहेगा? उसी तरीके से ये धातु कार्बोनेट का परिवार है तो सबके लास्ट में कार्बोनेट लगा हुआ रहेगा। ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का परिवार है तो सबके लास्ट में हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा हुआ रहेगा, हाँ है ना। जैसे ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका हो गया पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नहीं हो गया? उसी तरीके से आपका और ले लीजिए एल्युमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस तरीके से कई सारा बनेगा। तो ये सब है आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और ये है आपका कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के लिए वर्ड यूज कीजिएगा CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए यूज करेंगे HCO3। क्या यूज करेंगे? HCO3। एकदम दिमाग खोल के शांति से सुनिएगा। तो अब देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि धातु की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाना है। अब धातु कार्बोनेट का मतलब समझ में आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, यही सब आएगा, जिंक कार्बोनेट, यही सब आएगा। और आपको ये पता चल गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। तो अब हम इससे अभिक्रिया करवाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब थोड़ा सा प्यार से सुनिएगा तो सट से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं है? तो ध्यान से सुनिए। देखिए, जब भी हम अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? धातु कार्बोनेट के साथ, तो बदले में हमको मिलता है लवण। क्या मिलता है? और क्या मिलता है? जल। क्या मिलता है? जल। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? अरे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो तो उड़बे ना करेगा, निकलबे ना करेगा। पानी गर्म करते भाप उड़ता है ना। उसी तरीके से जब हम धातु की अभिक्रिया अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो बदले में हमको लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता है। बात समझ में आया क्या? उसी तरीके से सेम अगर हम अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी करवा दे तो हमको वही लवण, वही जल और वही कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कुछ नया इसमें नहीं मिलता है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अम्ल जिस तरीके से धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है सेम उसी तरीके से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी करता है, जरा सा भी भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए ये पढ़ना ही है अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि ये दोनों एक के जैसा अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ भेदभाव नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है क्या?
तो आंख बंद करके दिमाग में थोड़ा सा जोर दे करके एकदम समझिए कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो लवण मिलता है, जल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। उसी प्रकार से जब अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो लवण मिलता है, जल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। और इसके पीछे क्या पढ़े थे, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये याद रखना है। बात समझ में आया? जैसे 5 टका में क्या क्या मिलता है, कुरकुरे, चिप्स, ये सब मिलता है कि नहीं? 5 टका वाला बिस्किट मिलता है, हाँ ये ना। उसी तरीके से अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या मिलता है? अम्ल जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या मिलता है? अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या मिलता है? ये सब आपको याद रखना है, हाँ ये ना। आइए एग्जांपल देख करके हम लोग यहाँ पे यही सेम चीज, ये जो बच्चा ये समझ गया ना, लैंग्वेज अपने से बनाइएगा। लैंग्वेज कभी भी रटिएगा नहीं और छापिएगा नहीं। देखिए लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, लिखेंगे अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है या मुक्त करता है। यही लैंग्वेज में है। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या अलग लिख दिया है? लैंग्वेज अपने से लिखिए, हाँ ये ना। इस तरीके से और भी समीकरण आएगा। लैंग्वेज बनाना सीखिए। ये रटना, जिस दिन ये रटने लग जाइएगा ना उस दिन केमिस्ट्री आप नहीं सीख पाइएगा। आपको इस पे फोकस करना ही नहीं है, आपको फोकस समीकरण पे करना है, समीकरण को बनाना है, समीकरण लिखना है अपने से, उस पर काम करना है, ना कि इसको रटने पे काम करना है। समझ में आ रहा है क्या? जब भी रिवीजन करना है ना, ये लिख लिख के रिवीजन करना है, ना कि ये लिख लिख के रिवीजन करना है। ये तो अपने से लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा तो अपने ये लिखा जाएगा। आइए एग्जाम्पल से आप समझते हैं, ठीक है ना। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा दिए, ठीक है ना। अब बताइए, जैसे हम बोले थे धातु कार्बोनेट, तो कार्बोनेट तो रहेगा ही। तो देखिए यहाँ CO3 लगा हुआ है, तो ये कार्बोनेट हुआ कि नहीं। और आगे में कौन चाहिए? सोडियम। सोडियम धातु नहीं है, एल्युमिनियम धातु नहीं है, कैल्शियम धातु नहीं है, मैग्नीशियम धातु नहीं है, पोटासियम धातु नहीं है, कॉपर धातु नहीं है। ये सब धातु है। हम इसलिए बताए थे केदारनाथ का माली आलू जरा फीकी पकाता है पिछले क्लास में। इसलिए हर क्लास को अगर आप सीक्वेंस वाइज अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से क्लास को कर रहे हैं, तब तो मजा है, अदरवाइज फिर दिक्कत है, हाँ ये ना। चलिए, तो ये मेरा कार्बोनेट हो गया और बगल में मेरा धातु है, तो इसको पूरा बोलेंगे धातु कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? धातु कार्बोनेट। अब इस धातु का नाम चूंकि सोडियम है तो इसको सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं? अम्ल से। HCl अम्ल नहीं है, अम्ल से अभिक्रिया करवाए, क्या बनाएगा? लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आपको जब मालूम है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड सीधा लिख दो CO2, जल को सीधा लिख दिया H2O, और जो बचे तो तुम ध्यान देना क्या होता है, समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसका 2 ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया और इसका 2 ऑक्सीजन ले लिया, तो ये क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा? H2O। यहां से बनेगा 1 ऑक्सीजन, हाँ ये ना। यहाँ क्या बचेगा? 1 ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ये दोनों, सॉरी, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों मिल करके क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बच गया सोडियम और यहाँ से बच गया क्या? क्लोरीन। क्या बच गया? और सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। ये एक प्रकार का लवण है। क्या है? लवण। लवण हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है? लवण है, क्योंकि अम्ल क्षारक से जो बनेगा वो अक्सर में लवण होता है। तो ये क्या है? लवण है। NaCl क्या है? लवण है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? याद। ये प्रयोग करके कैसे देखा गया? तो यहाँ पर क्या किया गया? एक सोडियम कार्बोनेट ले लिया, पाउडर। सोडियम कार्बोनेट का पाउडर आता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? संगमरमर है, उसको चूड़ देंगे तो पाउडर नहीं बन जाएगा। उसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट का पाउडर ले लिए और HCl एसिड ले लिए, ठीक है ना। और एक पात्र में दोनों मिला दिए। दोनों क्या किए? मिला दिए। तो जैसे आप इसको मिलाइएगा ना तो बुलबुला निकलेगा, हाँ ये ना। और बुलबुला को जब सलाई से मार के देखे ना तो पट पट का आवाज नहीं कर रहा है। अगर पट पट का आवाज करता तो क्या कहते हैं? हाइड्रोजन गैस होता, लेकिन पट पट का आवाज नहीं कर रहा है। ये बुलबुला है। जैसे सलाई मार के देखे ना, सलाइया का मचिसवा बुत गया। क्या किया? बुत गया। तो याद रखिएगा,
जब भी जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मात्रा अधिक होगा वहां पर आग जल्दी लगेगा नहीं, इसीलिए आग को बुताने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो रखते हैं, जो अग्निशामक यंत्र होता है वो एकदम जोर से फेंकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मार देता है। बात समझ में आ रहा है? एकदम पाउडर टाइप का जो होता है, हाँ ही ना, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है, ऑक्सीजन वहां से हट जाता है, और जब ऑक्सीजन हटा तो आग बुझ जाता है। समझ में आया क्या? उसी तरीके से यहाँ पर तो ये बुझ गया, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और नीचे जो बैठ जाता है NaCl नमक और जल मिलता है। क्या मिलता है? एक जगह NaCl बैठ जाता है, ऊपर में क्या मिलता है? जल मिलता है। क्या मिलता है? जल। इस तरीके से हमको पता चलता है कि धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है, क्या कहते हैं, जल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। बात समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए, अच्छी बात है। सेम इसी प्रकार से अगर हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया भी अम्ल के साथ करवा देते हैं तो वही नतीजा मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या था? सोडियम कार्बोनेट था, यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है कि नहीं है? अभिक्रिया किसे करवाए? अम्ल से, HCl से। तो क्या बनाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। सेम प्रकार का अभिक्रिया किए, देखिए एकदम सेम रिजल्ट मिला। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे प्रकृति के ऊपर, उसका प्रकृति कैसा है, अम्ल है, क्षारीय है, ये कैसा है। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कोई भी धातु कार्बोनेट को लिए और लिटमस पेपर से चेक किए, लिटमस पेपर क्या बताता है? अम्लता या क्षारीयता का पता लगा देता है। और पीएच वैल्यू क्या बताता है? बताता है कि कितना अम्लीय है, ये कितना क्षारीय। तो जब हम इसको लिटमस पेपर से चेक किए तो हमको पता चला कि ये जो धातु कार्बोनेट है, यह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये क्षारीय प्रकृति का। कैसा प्रकृति का है? कैसे पता चला? क्योंकि ये जो है लाल लिटमस को नीला कर दिया, और आपको बताए हैं क्षारक जो है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला। और अम्ल जो है वो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये देखिए, ये जो धातु कार्बोनेट, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये मेरा नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को क्या किया? नीला कर दिया। और नीला पे ये कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। इसका मतलब इसका प्रकृति कैसा है? क्षारीय है। तो ये दिमाग में आप डाल लीजिए, धातु कार्बोनेट चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, उसका प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, हाँ ये ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन अगर घुमा देगा कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट पर लिटमस पेपर का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, यह लाल को नीला करता है। ऑप्शन नंबर बी, यह नीला को लाल करता है। ऑप्शन नंबर सी, लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ए नंबर, ये लाल को नीला करता है। या फिर ये क्वेश्चन दे देगा कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बी क्षारीय होती है। कैसी होती है? समझ में आ रहा है क्या? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए था। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है क्या? इसमें कौन सा गैस मुक्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन गैस नहीं मुक्त होगा। कौन सा गैस मुक्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। हाइड्रोजन गैस कब मुक्त होगा? जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं, तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ये बात समझ में आ गया? पक्का ना? चलिए जल्दी से अब आप लोग थोड़ा सा एक बार हमको याद दिलाइए, फटाफट बताइएगा। जब अम्ल की अभिक्रिया, बोलो मेरे साथ, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई जाती है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अच्छी बात है, ये आप याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अम्ल जो है क्षारक के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। अम्ल जो है वो क्षारक के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो अब जो टॉपिक है वो अम्ल की अभिक्रिया जो है वो क्षारक के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? क्षारक के साथ। समझ में आ रहा है क्या? किसके साथ करवाएंगे? क्षारक के साथ। अरे देखो उसको क्या हुआ। चलिए देखिए, जब हम इस अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? क्षारक के साथ। तो क्या मिलेगा? लवण और जल। क्या मिलेगा? लवण मिलेगा और जल मिलेगा। लवण मिलेगा और जल मिलेगा। आइए यहां पर देखिए, अभी हम लोग क्या देखे कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ करवा रहे, किसके साथ करवा रहे बाबू?
क्षारक के साथ, बदले में हमको क्या मिल रहा है, लवण मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। तो देखिए कैसे, हम अम्ल ले लेते हैं, HCl अम्ल है मेरा, बोलो हाँ, ये ना HCl क्या है, अम्ल है। क्षारक ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो, जब इसको हम जल में घुलाएंगे तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन आयन। इसको जल में घुलाएंगे तो क्या देगा, OH माइनस आयन देगा, ये प्लस आयन, ये माइनस आयन। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो अब थोड़ा सा मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो, हाइड्रोजन का पहला प्यार जो है वो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का पहला प्यार हस्ती है, हाइड्रोजन का पहला प्यार कौन है, ऑक्सीजन है। लेकिन किसी कारणवश ना तो हाइड्रोजन का माँ बाप राजी हुआ, ना ऑक्सीजन का माँ बाप राजी हुआ कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बिहा करवा दे, जो कि साथ में रहे। हाँ ये ना, इसीलिए हाइड्रोजन का बिहा अलग जगह और ऑक्सीजन का बिहा अलग जगह करा दिया गया। हाइड्रोजन है प्लस और ऑक्सीजन है माइनस। हाइड्रोजन क्या है, प्लस है, ऑक्सीजन क्या है, लड़का लड़की वाला चीज समझ सकती है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हाइड्रोजन का पहला प्यार ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का पहला प्यार, और वो बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन कोई ऐसा हुआ, घर में नहीं होता है कि अब वो नहीं रहा, जो भी अगरम बगरम झूठ सही बोल के हाइड्रोजन का अलग जगह बिहा करा दिया, ऑक्सीजन का जबरदस्ती अलग जगह बिहा करा दिया। बात समझ में आया क्या, है कि नहीं है। तो देखो, हाइड्रोजन का बिहा क्लोरीन के साथ हो गया और ऑक्सीजन का बिहा सोडियम के साथ हो गया, मान लो ऐसा। हाँ ही ना, ये OH जो है ये है, देखो एगो OH, H क्या है, उसका फोटो है, ठीक है, समझ लो ऐसा। ये OH माइनस है, यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ सोडियम, हाइड्रोजन क्या है प्लस में, यहाँ सोडियम क्या है प्लस में, यानी ये लड़का ये लड़की, है कि नहीं है। तो इसका बिहा किसके साथ हो गया है, सोडियम के साथ। और इस हाइड्रोजन का बिहा किसके साथ हो गया है, क्लोरीन के साथ। किसके साथ हो गया, क्लोरीन के साथ। अब चलो बिहा हो गया तो क्या करेगा, मारपीट नहीं करेगा, अपना ठीक है, अपना वैवाहिक जीवन आगे बढ़ा रहा था, है कि नहीं है। तो इसी में क्या हुआ कि हाइड्रोजन के घर वाला बोला कि जाओ तुम लोग घूम घाम के आओ कहीं से, है कि नहीं है। और वहीं पर सोडियम का भी घर वाला बोला कि जाओ तुम लोग भी घूम घाम के आओ कहीं से। बात समझ में आ रहा है क्या। तो दोनों घूम गया और ऐसा संयोग लगा, दोनों एक ही जगह पहुंच गया। अब यहां पर हुआ क्या, जैसे ही हाइड्रोजन का जो दर्शन, हाइड्रोजन जैसे ही ऑक्सीजन को देखा, OH को देखा, खूब है ना फूट फूट के रोने लगा। और जैसे ही OH जो है ये हाइड्रोजन को देखा, ये देखी, वो भी रोने लगी, पूरा फूट फूट के एक दूसरे को। हाँ ये ना। और उस समय भाड़ में जाए, मेरा कनियन है, इसका दुल्हा, कुछ नहीं, एकदम चल गया दोनों, दौड़ ले, मूवी का सीन नहीं होता है, ये इधर से दौड़ रही है, वो उधर से दौड़ रहा है। हाँ ये ना। तो पहले तो खूब रोया, खूब रोई, फिर बाद में पूछती तुम बताओ कि ऐसे अचानक से मुझे हमको छोड़ के काहे चला गया, ये भी बोलता है हमको छोड़ के काहे चले गई, है कि नहीं। तब सारा बात बताती है, तब पता चलता है कि सब के पीछे साजिश किसका, परिवार वाले का, है कि नहीं है। झूठ सही बोल के बिहा करा दिया, है कि नहीं है। अब जब इसका पहला प्यार मिल गया है तो बताओ, क्या ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रहेगा, नहीं रहेगा। और क्या OH ये अपने दुल्हा इसके साथ रहेगा, नहीं। तो ये दोनों है ना चक्कर चलाया, और ये OH और ये H, ये OH और ये H एक हो गया, क्या हो गया, एक हो गया, मिल गया। अब बोला अब भाड़ में जाए, अब हमको किसी माँ बाप का बात नहीं सुनना है। बात समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या हो गया, एक हो गया। अब बताओ, अब यहाँ से ये क्लोरीन माथा पटक रही है और यह सोडियम माथा, हम छुट्टे यहाँ आए घूमने के लिए, है कि नहीं है। अब बेचारा अब क्या करे, क्लोरीन सोडियम क्लोरीन का आंसू पोछे, क्लोरीन सोडियम का आंसू पोछे। अब इसी में दोनों में क्या हो गया, चक्कर चल गया। ये दोनों तो साइड हो गया अपना, है कि नहीं है। जाओ उधर कर दो। तो अब ये दोनों में क्या हो गया, सेटिंग हो गया। जैसे ही ये दोनों में सेटिंग हो गया, अब क्या करेंगे, जब सेटिंग हो गया तो यहाँ पर बन गया सोडियम और क्लोराइड। ये क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड, क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आया क्या, हाँ ये ना। तो यहां से हम लोग क्या सीखे, ध्यान से सुनो। और आपको मालूम है ना, सोडियम क्लोराइड क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल है, सॉरी, सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है, क्या है, लवण है। और HOH इसी को हम लिखते हैं H2O, क्या लिखते हैं, H2O, क्या लिखते हैं। और ये जल है, क्या है, जल है, क्या है। अब बात समझ में आ गया। तो यहां से हम क्या सीखे, HCl अम्ल है, NaOH क्षारक है। तो अम्ल क्षारक से अभिक्रिया क्या 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 बनाया, लवण और
तो अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। लवण और, अब पूरे में याद रखिएगा, कहीं भी अगर हाइड्रोजन को अगर OH मिला तो वो किसके साथ है वो भूल जाएगा और चल जाएगा OH के पास। पूरे में याद रखना, अब सिस्टम यही है कि नहीं है? वो भूल जाएगा कि के है, बाप है, माय है, दुल्हा है, कोई भी है, कुछ नहीं। प्रशांत देखो ना अंदर अंदर खुश हो रहा है। शर्मा गया, ऐसे मत देखो तुम लोग सबको। बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसे मत देखो, शर्मा जाता लड़का है, मतलब शर्म नहीं आएगा इसका मतलब। चलो यहाँ ध्यान देना, सुनो। अब आप देखिए यहाँ पर, ये कहाँ गया? देखो, अगर आप यहीं पर देखिए, सुनो हल्ला नहीं करो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन था, बोलो हाँ या ना? इस हाइड्रोजन को कौन मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। कौन मिल गया? ऑक्सीजन। बस दुनिया जाए भाड़ में, हम चले। देखो जल बना दिया ना, H2O, है कि नहीं है? मिलेगा तो रोएगा, आंसू बहेगा, पानी, है कि नहीं? सीधा सा बात। तो ये क्या बना दिया? जल बना दिया। क्या बना दिया? जल बना दिया। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना देगा? जल बना दिया। क्या बना दिया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अच्छी बात है। तो यहां से एक बात याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। तो यहां से हम क्या सीखे कि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। कोई दिक्कत? आइए अब एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। अब देखो, अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाया, तो ये बनाया लवण। तो क्या बताओ, इसमें अम्ल का गुण है? नहीं है। क्या इसमें क्षार का गुण है? नहीं है। तो जो लवण बना, उस लवण में ना तो अम्ल का गुण है ना क्षार का गुण है, इसलिए उदासीन हो गया। क्या हो गया? उदासीन। इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि ना तो इसके अंदर अम्ल का गुण बचा है और ना क्षार का। ये ना तो अब ये स्वाद में खट्टे लगेगा और ना ये स्वाद में कड़वे लगेगा, ना तो ये लाल लिटमस को नीले करेगा और ना नीला को लाल करेगा। इसीलिए इसके अंदर अम्ल क्षारक का कोई गुण नहीं बचा। इसीलिए हम कहेंगे इसका गुण समाप्त हो गया, ये अब उदास हो गया, उदासीन हो गया, शांत हो गया। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। अगर आपसे पूछे अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कैसे करता है तो भी यही लिखना है, और अगर आपसे पूछे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है तो भी यही लिखना है। तो यहाँ लैंग्वेज अब अपने से बनाइए, बोलिए। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराई जाती है तो लवण और जल मिलता है। कोई दिक्कत? और इस अभिक्रिया में लवण का गुण अम्ल और क्षार से अलग होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब एग्जांपल देखिए, कई सारा एग्जांपल आप ले सकते हैं। बात समझ में आया क्या? देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, HCl क्या है? एसिड है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस, क्षारक है। ये OH का पहला प्यार हाइड्रोजन भाग गया लेकर के, जल बना दिया, और ये बेचारा क्लोरीन माइनस में और सोडियम प्लस में दोनों मिलकर के क्या बना दिया? NaCl, नमक बनाया, जो कि लवण है। अब यहां पर भी देखो, हाइड्रोजन का पहला प्यार OH, दोनों मिलकर जल बना दिया, और यहाँ बचा क्लोरीन, यहाँ बचा सोडियम। अब देखो, दुल्हा को पहले रखते हैं, कन्यन को बाद में ना रखते हैं। तो पोटासियम क्या है? दुल्हा है, हस्बैंड है, प्लस है, तो प्लस वाले को पहले रखेंगे, माइनस वाले को बाद में। इसीलिए देखो, के को पहले रखे हैं, Cl को बाद में रखे हैं। नहीं समझे में आया? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर सोडियम OH है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखो, OH बेचारा यहाँ पर है, और ये हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बना दिया? जल। क्या बना दिया? तो यहाँ पे SO4 माइनस में ये अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया, दोनों मिल करके क्या बना देगा? सोडियम सल्फेट। क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट। आपको बताए थे ना, SO4 को बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? तो ये सोडियम के साथ लगाए तो सोडियम सल्फेट, कॉपर के साथ लगेगा तो कॉपर सल्फेट, कैल्शियम के साथ लगेगा तो कैल्शियम सल्फेट, आयरन के साथ लगेगा तो आयरन सल्फेट। है कि नहीं है? नाम देखो कितना आसानी से याद रख सकते हैं। तो जितना भारी समझते हो उतना भारी है नहीं, बस अच्छे से अगर दिमाग शांत करके देखेंगे तो आसान लगेगा। ये क्या है बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी है? तो इसको देखो, OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड और K को कहते हैं पोटासियम। पोटासियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाएं तो देखो, OH किसको लेके भाग जाएगा? हाइड्रोजन को। बचेगा क्या? SO4 और यहाँ पोटासियम, तो पोटासियम सल्फेट और जल। तो यहां से देख रहे ना, बार बार लवण बन रहा है और जल बन रहा है, लवण बन रहा है और जल बन रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? इस अभिक्रिया को क्या नाम दिए हैं?
उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या नाम दिए हैं? तो अब हम लोग के पास क्या अभिक्रिया हो गया? टोटल 4 गो। पहला अभिक्रिया याद करो जल्दी से। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। लवण और हाइड्रोजन गैस। देखो लवण यहां भी बना। अम्ल धातु कार्बोनेट यह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण और जल। लवण और कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का ना? चलिए अच्छी बात है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया पर। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर ये लिखना जरूरी है, इसके बिना नंबर ही नहीं आएगा। तो लिखिएगा अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। यानी अम्ल इधर एगो में डाल दो और एगो में क्षारक डाल दो, तो बदले में मिलेगा क्या? लवण और जल। क्या मिलेगा? लवण और जल मिलेगा। हाँ ये ना? तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल तो अभी हम आप लोगों को समझे भी किए, कोई दिक्कत? उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आया? अम्ल को क्षारक से अभिक्रिया करा दे, क्या बन जाएगा? लवण और जल। क्या बनेगा? लवण और जल। अब आप ही बताइए, जब हम देखें कि ये तो बहुत अच्छा है, अगर अम्ल है वहां पर हम क्षारक डाल देंगे तो अम्ल का गुण खत्म हो जाएगा और क्षारक का गुण भी खत्म हो जाएगा, एक दूसरे के गुणों को खत्म कर देगा। तो इसका यूज तो हम बहुत जगह कर सकते हैं। हाँ एकदम। इसीलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया का हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत यूज होता है। कैसे यूज होता है? तो सबसे पहला यूज हम लोग देखिए, एक एक करके देखते हैं। पेट की अम्लता को दूर करने में, अगर पेट में ढेर एसिड हो जाएगा उसको दूर करने में क्षारक पी लो, थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन पेट तो अम्लता दूर हो जाएगा। उसी तरीके का चींटी का डंक। चींटी के डंक में क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। अगर वो चींटी का डंक काट लिया, वहां क्षारक लगा लीजिए, आराम मिलेगा। तो यूज हुआ कि नहीं हुआ इसका? उसी तरीके से मिट्टी की अम्लता, अगर मान लेते हैं बहुत समय बाद यूज करते 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 है ना, मिट्टी की अम्लता जो है ना वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, अर्थात पीएच मान घट जाता है, वर्षा वर्षा पड़ा कोई कारण बस। तो उस कंडीशन में पेड़ पौधा, या पौधा अच्छे से लगेगा नहीं, पेड़ पौधा अच्छे से होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? उसकी अम्लता को दूर करेंगे। तो अम्लता को दूर करने में क्या यूज करना पड़ेगा? क्षारक। तो राख हम लोग यूज करते हैं। राख। राख नहीं यूज कर पाएंगे तो चूना यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना क्या यूज करते हैं? चूना, संगमरमर चूना, यही होता है। चूना हम लोग छिड़कते हैं, है कि नहीं है खेत, ताकि क्या हो जाए? क्षारी हो जाए थोड़ा सा, यानी उसका अम्लता दूर हो जाए। उसी तरीके से दांतों की सुरक्षा में टूथपेस्ट, क्या है उसके अंदर? क्षारक। मुंह के अंदर अम्ली हो गया, क्षारक मारे, खत्म। अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? लवण और मस्त मुसाफ। उसी तरीके से अगर मान लेते कोई कंपनी है, कोई कंपनी से क्या निकल रहा है? कचरा। क्या निकल रहा है? कचरा निकल रहा है। कचरा कैसा है? एसिडिक है। अगर वही कचरा सीधा नदी में छोड़ देंगे तो नदी का जो जीव जंतु मर जाएगा, उसको हानि होगा। तो उस कचरा को सबसे पहले क्या करेंगे? क्या डाल देंगे उसके अंदर? क्षारक। अम्लीय का कचरा है तो उसमें क्षारक डाल करके उसको न्यूट्रल कर देंगे, शांत कर देंगे, उदासीन कर देंगे। उसके बाद उसको हम डंप कर सकते हैं कहीं भी। हाँ ये ना? कंपनी सब यही सब चीज करने से बचती है, जबकि गवर्नमेंट का ये रूल है कि आप जब जो भी कचरा आपका वेस्ट है, वो वेस्ट को डायरेक्ट नहीं फेंकना। हो सकता है हानिकारक वेस्ट हो, गाय बिलाई कुत्ता बिल्ली आकर के उसको मुंह लगा दे। हाँ यार, आदमी तो नहीं लगाएगा लेकिन आदमी को भी तो हानि हो सकता है ना। कोई गैस निकल रहा है उससे हो सकता है, हानिकारक चीज है। मिट्टी खराब कर देगा, पृथ्वी क्या कहते हैं, जल खराब कर देगा, बहुत तरह का इशू आ सकता है। इसीलिए बोल रहा है उसको आप पहले अच्छे से देखिए। ऐसे नहीं कि आप खुला हवा में छोड़ दीजिएगा, नहीं, उसको पहले अच्छे से देखिए, उसका प्रकृति को जांचिए, अगर वो हानिकारक है तो उसको हटाइए। बात समझ में आ रहा है क्या? और अगर वो अम्लीय है तो उसको खत्म कीजिए, न्यूट्रल कीजिए, उसके बाद आप डंप कीजिए, ऐसे नहीं। उसी तरीके से मधुमक्खी का डंक अभी बतेबे किए। हाँ ये ना, घर में जो बेकिंग सोडा सब होता है, ये सब कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आया? बोलो हाँ ये ना? तो अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण और जल। लवण और, तो हम लोग अब थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं। आइए थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, जल्दी से पहला बोलिएगा, बोलिए अम्ल। ऐसे नहीं, पूरा लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? बोलिए, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है, सब लोग बोलिए मेरे साथ, सीखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए मेरे साथ, जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो लवण तथा
हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। वेरी गुड। बोलिए, जब अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। जब अम्ल की अभिक्रिया, यहाँ पे कार्बोनेट नहीं होगा बाबू, यहाँ धातु कार्बोनेट होगा ना, हाँ ये ना, बोलो। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई जाती है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। वेरी गुड। चलिए बोलिए, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? एक और चीज बताए, इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, है कि नहीं? इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें जितना एग्जाम्पल पढ़े हैं आप, सबका यूज आप द्विविस्थापन अभिक्रिया में कर सकते हैं, है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? किसका आदान प्रदान होता है? किसका? अरे डांस थोड़ी कर रहे हैं, आयनों का आदान प्रदान करके बता रहे हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का। जैसे देखो, ये HCl एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बोलो हाँ या ना। तो देखो, ये हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, सोडियम प्लस में OH, तो ये हाइड्रोजन OH को सेटिंग करके भगा देगा, तो क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा? तो यहाँ बचेगा सोडियम, यहाँ बचेगा क्लोरीन, तो क्या बनेगा? NaCl। तो यहाँ पे देखो, हुआ कि नहीं हुआ? आयनों का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ? आयनों का आदान प्रदान हुआ ना, हाँ या ना? तो हम कह सकते हैं इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का जब भी एग्जाम्पल देना होगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल दे देना, काम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का ना? चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का कहाँ कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए आइए देखिए, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उपयोग। यहां पर समझिएगा, सबसे पहले दैनिक जीवन में जो हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, वो पहला नंबर है पेट की अम्लता को दूर करने में। क्या मतलब हुआ? तो आपको मालूम होना चाहिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना को पचाने के लिए आमाशय में HCl एसिड निकलता है। कौन सा एसिड निकलता है? HCl एसिड निकलता है। तो कई बार क्या होता है, जब हम लोग के पेट में HCl एसिड का मात्रा ज्यादा हो जाएगा या फिर अम्ल का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में खट्टा ढका रहेगा। कैसा ढका रहेगा? खट्टा ढका रहेगा, हाँ या ना? या फिर हो सकता है आप बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा लिए, एकदम कचर के ऊपर तक खा लिए हैं, जिसको नहीं बोलते, ठोटा तक खा लिए हैं। अगर उस कंडीशन में जब ज्यादा आप खाना खा लीजिएगा तो ज्यादा खाना को पचाने के लिए शरीर बहुत ज्यादा मात्रा में HCl एसिड निकालेगा, और चूंकि अंदर में जगह नहीं है क्योंकि आप कोच काच के खा लिए हैं, तो उस कंडीशन में HCl एसिड अच्छे से पूरे भोजन में मिल नहीं पाएगा। HCl एसिड ऊपर में ही बिखरा हुआ रहेगा। इससे क्या होगा? खाना अच्छे से पचेगा नहीं, आपको खट्टा ढकार आएगा, और जब खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो एकदम जी हदमदाएगा, मुंह कई बार खट्टा खट्टा लगने लगेगा, हाँ ये ना? तो आपको हो गया है एसिडिटी। क्या हो गया है? एसिडिटी हो गया। तो समझिए, जब शरीर में HCl एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो अम्ल की मात्रा को कम कौन करता है? ये हटाता कौन है? क्षारक। अभी जस्ट हम एक अभिक्रिया पढ़े कि अम्ल की अभिक्रिया जब क्षारक के साथ कराई जाती है तो लवण मिलता है और जल मिलता है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पेट में अम्लता का मात्रा बढ़ गया, यानी एसिड का मात्रा बढ़ गया। कौन सा एसिड? HCl एसिड। अगर हम कोई ऐसा चीज ले ले जो कि क्षारीय प्रकृति का हो, तो वो क्या करेगा? उस अम्लता को खत्म कर देगा, जिससे हमारे पेट को क्या मिलेगा? शांति। एसिडिटी से, जलन से क्या हो जाएगा? छुटकारा मिलेगा। क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा, हाँ या ना? तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहा गया है, ध्यान सुनिएगा। हमारे पेट में भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड बनता है। कभी कभी अधिक अम्ल बनने से गैस,
जलन और अपच की समस्या हो जाती है। अपच इसलिए हुआ क्योंकि HCl एसिड मिल नहीं पाया अच्छे से, जब तक मिलेगा नहीं तब तक पचा नहीं पाएगा, हाँ ये ना, और खाना ज्यों का त्यों ही आपके पेट में रह गया। ये जनरली कब होता है, तो आप मान लीजिए भोज भात में आप खूब कचर के खा लिए हैं, अब जब खूब कचर के खा लीजिएगा तो आपका भोजन जो है अच्छे से मिल नहीं पाया, HCl एसिड अच्छे से बिखरा नहीं, फैला नहीं, तो खाना पचेगा नहीं, तो सुबह मतलब रात में जैसा खाए हैं सुबह तक वैसा ही खाना है, तो आपका बड़ा अजीब मन लगेगा, उल्टी जैसा मन लगेगा, खट्टा ढकार आएगा, हाँ ये ना, मन एकदम आपका क्या होगा, विचलित होगा, ऐसा समस्या आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एंटासिड लिया जाता है। एंटासिड क्या मतलब होता है, यानी एसिड को मारने वाला। तो एसिड को कौन मारता है, क्षारक। कौन मारता है, क्षारक। यानी कि जैसे एंटीबैक्टीरियल, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो यूज करेंगे उसको कहेंगे एंटीबैक्टीरियल। उसी तरीके से एसिड को खत्म करने के लिए जिसका यूज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं, एंटासिड। क्या बोलते हैं, एंटा। अच्छा, नेशनल का मतलब हो गया राष्ट्रवादी, और राष्ट्र विरोधी को कहेंगे एंटी नेशनल, जो राष्ट्र के हित में नहीं सोचता है। जो राष्ट्र के हित में सोचेगा उसको हम लोग कहेंगे नेशनल, और जो राष्ट्र के हित में नहीं सोचेगा उसको कहेंगे एंटी नेशनल। समझ में आया क्या, बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ ये ना। चलिए, वायरस का मतलब क्या होता है, जो खराबी करता है, हानि पहुंचाता है, और उसको मारने वाला को क्या कहेंगे, एंटीवायरस, हाँ है ना। तो एंटीवायरस बढ़िया, वायरस खराब। बात समझ में आ रहा है क्या। तो इसीलिए एसिड को खत्म करने के लिए यूज करते हैं एंटा एसिड। तो एंटा एसिड के रूप में हम किसका यूज कर सकते हैं, क्षारक का। किसका, क्षारक का। अभी जो पढ़े हैं उसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एंटासिड लिया जाता है। एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो यहां पर बोला है मैग्नीशियम, MgOH का होल टू, इसको कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको हम ये बताए हुए हैं कि जिसमें OH है इसका मतलब वो क्षारक है। वो क्या है, क्षारक है, हाँ ये ना। और जिसमें H है, हाइड्रोजन है, यानी जिसमें हाइड्रोजन आयन मिलता है वो अम्ल है, और जिसमें OH माइनस आयन मिलता है वो क्षारक है। यानी ये मेरा क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक। तो एंटासिड के रूप में किसका यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हल्के क्षारक, अब देखो अगर प्रबल क्षारक ले लेंगे तो शरीर को भी तो क्षति पहुंचा सकता है ना। तो हम लोग जब भी कोई भी क्षारक लेंगे तो वो दुर्बल क्षारक लेंगे। कैसा क्षारक लेंगे, दुर्बल क्षारक लेंगे। तो ये जो क्षारक है ये एक दुर्बल क्षारक है, जो पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। जो पेट में आपका एसिड है वो एसिड को क्या कर देता है, उदासीन करता है, समाप्त करता है, जिससे पेट में जलन कम हो जाएगा, आपको खट्टा ढकार आना बंद हो जाएगा, आप अच्छा फील करने लगेंगे। फिर आराम से आप रेस्ट वेस्ट कीजिए, धीरे धीरे खाना, देखो पेट तो भरे हुए हैं पूरा, तो खाना धीरे धीरे ही ना पचेगा। तो फिर आप धीरे धीरे आराम आराम करने के बाद आराम से दोपहर 1:30-2 बजे तक आपको फिर अच्छा लगने लगता है। बिहार में पूरा कचर के खाइएगा, दिन में सुबह उठिएगा एकदम बड़ा अजीब लगता है मन, तो मम्मी जा करके तुरंत इनो उनो कुछ ला करके दे देती है, तो आप खाते हैं और सूतते हैं। सूतने के बाद जब उठते हैं तो आपको ठीक लगता है, थोड़ा सा आ गए बाथरूम उथरूम से, उसके बाद थोड़ा सा ठीक लगने लगा, हाँ ये ना। हंसने वाला कोई बात नहीं है यहाँ पर। चलो समझ में आ गया क्या। तो याद रखिएगा एसिडिटी को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, एंटासिड का यूज करते हैं, हाँ ये ना। एंटा एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं उसका यूज करते हैं। एसिडिटी क्या है, तो एसिडिटी ऐसी परिस्थिति है या ऐसी स्थिति है जब हम लोग के शरीर का आमाशय में अत्यधिक भोजन चला जाता है, और अत्यधिक भोजन को पचाने के लिए शरीर अत्यधिक मात्रा में HCl एसिड निकालता है, और भोजन अच्छे से पच नहीं पाता है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग कहेंगे कि पेट में एसिडिटी हो गया। तो आप लोग देखते हैं ना, एगो प्रचार है इनो का, जिसमें कि एक जीजाजी होता है, खूब घपाघप समोसा दिया जा रहा है, और उसके बाद तुरंत उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ ये ना। तो फिर इनो लाके देता है, क्या लाके देता है, इनो। इनो क्या है, एक प्रकार का क्षारक है। क्या है, क्षारक। ये जो इनो है जो कि एंटा एसिड के रूप में कार्य करता है। केवल इनो नहीं, इनो तो कंपनी हुआ, इस तरीके से बहुत सारा चीज, हाँ ही ना, जो कि एंटा एसिड है। क्या है, एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब होता है ये एसिडिटी को खत्म करता है, और इसमें क्या मिला हुआ रहता है, यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक प्रकार का दुर्बल क्षारक है। कैसा क्षारक है, दुर्बल क्षारक है। जब आप इसको पीते हैं तो आपके शरीर में जो अम्ल का मात्रा है वो समाप्त हो जाता है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को खत्म करके क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। क्या कर दिया, उदासीन कर दिया, और आपको ठीक लगने लग जाता है। बात समझ में आया क्या। तो बताओ एंटासिड के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, इनो का। अच्छा, अगर मान लीजिए इनो उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशन में आप सोप का भी उपयोग कर सकते हैं। सोप का प्रवृत्ति कैसा होता है, क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय होता है। यही कारण है भोज में एकदम कचर के खा लेने के बाद आपको देखिएगा ना, जहां पे चौक लिखाता है ना वहां सौंप रखा रहता है। काहे, सौंप और मिश्री, काहे, ताकि उसको खाइए, एसिडिटी अगर हो भी गया तो वो आपको ठीक कर देगा। क्या कर देगा, ठीक कर देगा। तो सौंप खा के आते हैं, हाँ ये ना।
अब देखिए खाली सोप तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए उसके साथ में क्या रख दिया जाता है, मिश्री भी रख दिया जाता है। बात समझ में आया क्या? तो सोप और मिश्री जब खाते हैं तो आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है। बात समझ में आया क्या? तो ये सोप का प्रवृत्ति कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है? इसका प्रवृत्ति क्षारीय है, तब ना ये हम लोग के शरीर में एसिडिटी को खत्म करता है। याद रखिएगा, उसमें अजवाइन भी आता है। तो कई लोग देखिएगा ना, रात में कई बार जिसका खाना ना पचता नहीं है ना, ये एसिडिटी का समस्या होता है ना, तो अजवाइन बुक करके खाता है। बुक करके मतलब समझ में आया? अरे टिकट बुक वाला बात नहीं बोल रहे हम। अजवाइन बुकने का अजवाइन को पीस करके, भूंज करके पीस लेता है, उसके बाद खा लेता है हल्का सा, हाँ ये ना। तो अजवाइन खाता है, तो अजवाइन का भी प्रवृत्ति कैसा रहेगा, क्षारीय रहेगा। कैसा रहेगा? क्षारीय। क्षारीय रहेगा तब ना अम्ल को खत्म करेगा ना। चलिए, उसी तरीके से घर में रहता है मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, जिसका उपयोग आप लोग केक उक बनाने में करते हैं, हाँ ही ना। ये कुछ फुलाने उलाने जैसे कुछ घर में बनता है ना, पूड़ी या मैदा का खास्ता उस्ता बना, उसमें बेकिंग सोडा का यूज करते हैं खाना में। तो उस कंडीशन में बेकिंग सोडा का भी प्रवृत्ति कैसा होता है, क्षारीय। देखो दो तरह का सोडा हम लोग जनरली यूज करते हैं, एक बेकिंग सोडा होता है, एक धोने वाला सोडा होता है। अब बेकिंग सोडा को ही कहते हैं मीठा सोडा, और धोने वाला सोडा अलग होता है। धोने वाला सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में करते हैं। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, इसका प्रकृति भी कैसा होता है, क्षारीय। लेकिन जब आप इसको पानी में घोल के पीजिएगा ना, ये थोड़ा कड़वा लगता है। बात समझ में आ रहा है कि इसीलिए इसको पीने का मन नहीं करता है, जनरली आप नहीं पीते हैं। लेकिन अगर आप कैसियो करके पी लेते हैं हल्का मात्रा में भी, तो आपका ये भी काम क्या करेगा, इनो के जैसा ही काम करेगा। बात समझ में आया क्या? इनो में बस अलग अलग फ्लेवर होता है, तो थोड़ा सा ठीक लगता है, कोको कोला फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, हाँ ये ना। आप बताइए, ये फ्लेवर है, अगर नींबू निचोड़ के दे दिया तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? एक तो अपनी एसिडिटी है और नींबू और एसिड, लो और दिक्कत हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसीलिए जब एसिडिटी हो जाए तो समझदारी से काम लेना चाहिए, ये नहीं कि धाए धाए नींबू पानी दे रहे हैं तो गड़बड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा, पढ़ाई लिखाई का यही तो उपयोग है। आप पढ़ लिख लिए हैं, तो अगर वैसा परिस्थिति बनता है तो उस परिस्थिति में आप सही निर्णय ले सके। यस यू नो। चलिए, तो ये एग्जाम्पल है, हम लोग के शरीर में अगर एसिडिटी हो जाता है, एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये उपचार कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का ना? चलिए, अच्छी बात है। तो बताइएगा जल्दी से, इनो में क्या चीज पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बोलिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, HCl एसिड हमारे पेट में होता है जो अम्लीय है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय इनो में पाया जाता है। इनो में इसी से बनाया जाता है इनो को। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, जो एक प्रकार का लवण है, और जल निकलेगा। बात समझ में आया क्या? हाँ ही ना। और इससे क्या होगा, पेट की जलन और अम्लता कम हो जाएगी, और पेट आपका क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। हाँ ही ना, पेट में जलन और एसिडिटी का मात्रा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का ना? चलिए, अच्छी बात है, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अब से क्या करना है, अगर शरीर में एसिडिटी का मात्रा बढ़ जाए तो एक अच्छा सा क्षारक खोजना है। क्या खोजना है? क्षारक। देखो, क्षारक तो राख में भी है, तो राख नहीं है ना, हपकने लग जाइएगा। लकड़ी का जलने से जो राख मिलता है उसमें भी क्षारक होता है। तो अब साबुनों में, तो साबुन का फेन निकाल निकाल के नहीं है पीने लग जाइएगा। तो ऐसा ही चीज ना यूज कीजिएगा जो खाया जा सकता है और क्षारक भी हो, हाँ ये ना। तो उसमें तो अच्छा चीज क्या है, एक इनो। इनो हम कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी एंटी एसिड ले सकते हैं, लेकिन इनो इतना ना प्रचलित हो गया, तो लगता है ना कि अगर कुछ एसिडिटी हो गया तो इनो लाओ, ऐसा हो गया है। जैसे कॉलगेट, हम लोग बोलते हैं ना कॉलगेट दीजिए, कॉलगेट एक कंपनी है, इतना ना चल गई तो हम लोग कॉलगेट के नाम से ही जानने लगे। आपको बोलना चाहिए टूथपेस्ट दीजिए, तब वो सामने वाला पूछेगा कौन कंपनी का दे, पेप्सोडेंट का दे, कॉलगेट का दे, हाँ सेंसोडाइन का दे, तब ना आप बोलिएगा कि हाँ हमको कॉलगेट दीजिए या फिर पेप्सोडेंट का दीजिए। तो टूथपेस्ट हम लोग को बोलना चाहिए। बात समझ में आया क्या? हाँ ये ना। चलिए, अच्छी बात। आप ठंडा जाइएगा ना, बोलिएगा ठंडा दीजिए, तो कोको कोला निकाल के दे देता है। यानी ठंडा मतलब कोको कोला जरूरी है, ठंडा पानी भी हो सकता है, ठंडा लस्सी भी हो सकता है, ठंडा जूस भी कुछ भी हो सकता है ठंडा, लेकिन ठंडा मतलब कोको कोला। ये कोई बात हुआ? कंपनी इतना ना प्रचार कर दी, इतना ना प्रचार कर दी है कि दिमाग में बैठ गया है। हाँ ही ना। देखो, दो तीन तरह का कंपनी का माइंडसेट होता है। एक आध कंपनी का माइंडसेट क्या होता है, एक बार नाम हो गया ना, बस प्रचार करना बंद। तुमको लगता है कोको कोला कंपनी सबको अब प्रचार करने की जरूरत है? लेकिन क्या प्रचार में कमी करता है? देख लो, एकदम धड़ाधड़ प्रचार करता है। काहे? उसको बैठाना नहीं है, दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए, एकदम फोटो फिगर बना हुआ है, वो देख लिए हम लोग कोको कोला है, ऐसा दिमाग में वो बना लेता है इमेज, है कि नहीं है? एकदम वो समझिए ना, पूरा आपके दिल में बस गया है, दिमाग में बस गया है, इतना खतरनाक ब्रांडिंग किया है कि, है कि नहीं है? आपको याद नहीं रखना है उसको, वो ऑलरेडी याद रहता है बाय डिफॉल्ट, है कि नहीं है?
बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए अच्छी बात है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अच्छी बात है। तो पहला उदासीनीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में यूज करेंगे कहां पे? तो पेट की अम्लता को दूर करने में। चलिए दूसरे नंबर पे हम लोग जाते हैं, कहां यूज करते हैं हम लोग? चींटी के डंक के प्रभाव को कम करने में। देखिए चींटी या मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक सब में जो होता है ना, फॉर्मिक एसिड होता है। अब जब चींटी आपको काटती है ना, तो आपके स्किन में वही एसिड चला जाता है, और जब एसिड जाएगा तो जलन उत्पन्न होगा। हाँ ये ना, क्या उत्पन्न होगा? जलन उत्पन्न होगा, लहरेगा। हाँ ये ना, तो आप एकदम बौखिएगा खाली, होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आपको चींटी का डंक काटता है तो वहां पर एसिड का मात्रा चला जाता है, जिस कारण से आपको जलन उत्पन्न होने लगता है। क्या उत्पन्न होने लगता है? जलन। हाँ ये ना, उस जगह पे आपको दर्द होगा और वहां पे थोड़ा सा फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यस यू नो। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आप दिमाग लगाइए, चूंकि वो एसिड है, अब वह नींबू नहीं है, निचोड़ दीजिएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। तो एसिडिटी को, यानी वहां जो एसिड का मात्रा है उसको दूर करने के लिए क्या यूज करेंगे? एंटा एसिड, जो एसिड को हटाएगा। उसमें अब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आप ही बताइए। तो या तो एक काम कीजिए, साबुन आपका क्या है? क्षारक है, तो साबुन से बढ़िया से साफ कीजिए। नहीं तो बेकिंग पाउडर, अब क्योंकि खाना तो है नहीं, तो बेकिंग सोडा का तो यहाँ यूज कर सकते हैं ना। तो जिस जगह पे काटा है उस जगह पे आप बेकिंग सोडा का वहां पे घसिए। हाँ ये ना, तो उससे क्या होगा, जैसे बेकिंग सोडा आप घसीएगा तो वो क्या करेगा, वो जो आपका क्षारक है बेकिंग सोडा वाला, वो आपका चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल को एक दूसरे से अभिक्रिया कर समाप्त करेगा। क्या करेगा? समाप्त। और कुछ ही समय के बाद आपका जिस जगह पे जल रहा था वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? और इस प्रकार से हम दर्द से क्या कर सकते हैं? राहत पा सकते हैं। क्या पा सकते हैं? राहत पा सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए देखिए क्या बोल रहा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल ही होता है। ठीक है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसके कारण त्वचा पर जलन, दर्द और सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ ये ना, मधुमक्खी सब के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, जिस कारण से दर्द होगा, जलन होगा, सूजन हो जाएगा। डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा का घोल लगाने से उसका क्षारीय प्रभाव अम्ल को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? जलन से तुरंत राहत पा सकते हैं। यस यू नो। अब थोड़ा सा और आप समझिएगा अच्छे से। कई लोग क्या करता है कि जिस जगह पे काटा है ना उस जगह पे है ना लोहा से घसने लग जाता है। कभी ऐसा सुने हैं? हाँ ये ना, मधुमक्खी सब काटेगा ना, मम्मी कहते लोहा से घस, लोहा से घस। अरे हम मानते हैं कि लोहा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस जरूर बनाता है, लेकिन वो लोहा जिस अवस्था में है उस अवस्था में वो अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। हाँ ये ना, लोहा इतना बड़ा क्या आपका खाल छेद करके अंदर चल गया है? नहीं है ना, वो तो खाली रगड़ रहा है बस। देखो होता क्या है, जो जलन हो रहा है, अब उस जलने वाला जगह पे इतना जोर से न रगड़ देते हैं, एक उसके सामने और अलग दर्द उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप कभी देखिएगा, अगर मान लेते हैं आपका इस हाथ में चोट है, ठीक है ना, आप जहां जाइएगा ना बार बार ख्याल आएगा कि मैं ये हाथ में छूना रही है, ये हाथ में दर्द है, आपको बार बार ख्याल आएगा। होता है कि नहीं होता है? और आप कहीं एक बार गिर गए और पैर में उससे खतरनाक चोट हो गया, ये वाला दर्द भूल जाइएगा, आपका यही दर्द पे आप शिफ्ट हो जाइएगा। ये चीज होता है कि नहीं होता है? यस यू नो। अगर आपको कुछ हो गया है और उसी जगह पे दूसरा कुछ हो गया उससे बड़ा, तो ये चीज भूल जाइएगा। हाँ ये ना, तो वही चीज है, अगर यहाँ पे मधुमक्खी काट लिया और वहां पे आप रगड़ दिए एकदम खतरनाक तरीके से, तो उस कंडीशन में जिस इतना खतरनाक चीज रगड़े ना वहां दिमाग शिफ्ट हो जाता है, तो आपको लगता है हे रे मधुमक्खी वाला डंक खत्म हो लो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हाँ ये ना, तो उस जगह पे अच्छा एक काम क्या करना है, बेकिंग सोडा खोजना है। हाँ ये ना, ये खाने वाला सोडा खोजना है जिसका आपको एकदम वहां पाउडर डालना है, मस्त आपका ठीक हो जाएगा कुछ समय के बाद। क्या बोल रहे हैं, बोलो। फूल का जाता है खाने। अच्छा फुल, देखो अब यहाँ पर यही तो बात है, ये जो फॉर्मिक अम्ल है, जब फॉर्मिक अम्ल हम लोग की स्किन में जाएगा तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेगा ना, उसी का नतीजा है कि वहां पे जलन उत्पन्न होना, वहां पे सूजन हो जाना यानी फूल जाना, हाँ ये ना, और दर्द करना, इसी का परिणाम है। ठीक है, और इसी को कम करने का उपाय भी हम बताए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, तो ये आप उपाय अभी आप पढ़े हैं, इसका आप आम जिंदगी में इसका यूज करेंगे। बात समझ में, ये नहीं कि आप चाबी लेके घसने लग जाना। हाँ ये ना, ये सब चीज आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, और बेकिंग सोडा तो घर में आराम से उपलब्ध हो जाता है, नहीं हो जाता है? चलिए अच्छी बात है। आगे देखिए, दैनिक जीवन में और कहाँ यूज करेंगे?
तो देखिए मिट्टी, अम्लीय मिट्टी के उपचार में, अब यहाँ पे अम्लीय मिट्टी क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा, कई बार जो अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा का मतलब वर्षा के अंदर एसिड का मात्रा है, कम में मात्रा लेकिन है। जब अम्लीय वर्षा होता है तो अम्लीय वर्षा जब मिट्टी पे पड़ता है तो मिट्टी भी क्या हो गया, एसिडिक हो गया। क्या हो गया, एसिडिक, अम्लीय हो गया। जब आपका मिट्टी अम्लीय हो जाएगा तो उस मिट्टी में रह रहे जो भी जीवाणु है, जो भी छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा है, केचुआ है, वो सब को रहने में क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। फसल जो है वो बर्बाद होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, बर्बाद, फसल अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जब मिट्टी अम्लीय हो जाएगा उस अम्लता को दूर करने के लिए वापस से एंटा एसिड लाएंगे। एंटा एसिड का मतलब होता है एसिड को खत्म करने वाला, एसिड को हटाने वाला। तो क्या होगा, एसिड को कौन हटाएगा, क्षारक। कौन हटाएगा, क्षारक। तो क्षारक के रूप में हम क्या लाए, तो क्या बेकिंग सोडा लाके छिड़क देंगे, उतना उतना मिट्टी में उतना उतना हम खाने वाला सोडा छिड़क पाएंगे, घर में मम्मी मारबो करेगी, हाँ ये ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या उपाय लगाए, तो कहिएगा सर चूना। चूना भी तो क्षारक होता है, और चूना हम लोग बल्क में सस्ता में खरीद सकते हैं। या फिर दूसरा उपाय है, जो गांव देहात में रहता है तो पत्ता उत्ता जलाता है, लकड़ी उकड़ी जलाता है, उसका जो राख होता है वो भी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो आप देखिएगा ना, गांव देहात में है ना, जितना भी जो भी जलाया ना, जो भी जलाने के बाद जो निकलता है राख, उसको एक जगह रखता है। आप देखिए खेत में साइड में एक जगह रख दिया जाता है, जिसको हम लोग बासा या फिर छौरा का ढेर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। वहां पे जितना भी राख होता है ना उसको रख दिया जाता है। और जब भी खेत उत कोड़ने का बात आता है, जब उपज उपज हो जाता है, उसके बाद जब वापस से खेत उत कोड़ाता है तो तनी तनी को मिला मिला के सब क्या कर देता है, एकदम कर देता है। इससे क्या होता है, खेत की मिट्टी का अम्लता दूर हो जाता है, और जिससे खेत वापस से क्या होगा, पेड़ पौधा को उपजाने के लिए सक्षम होगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये देखो कितना अच्छा तरीका है। तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग जो है क्षारीय प्रवृत्ति वाले पदार्थों का यूज करते हैं। अब क्षारीय प्रवृत्ति वाला पदार्थ क्या होगा, पहला बुझा हुआ चूना होगा। कौन सा होगा, देखो OH है ना, तो ये बुझा हुआ चूना में क्या है, क्षारीय गुण है। कौन कैसा गुण है, क्षारीय गुण है, जिस कारण से ये मिट्टी की अम्लता को क्या कर देगा, दूर कर देगा। दूसरा बिना बुझा हुआ चूना, कहेंगे सर ई कैसे करेगा, तो ई भी करेगा, बोलो कैसे। इसको चूर करके आप छिड़क दीजिएगा, हल्का फुल्का पानी का मात्रा रहेगा ही, ये पानी उनी पड़बे करेगा। जब पानी पड़ेगा तो वापस से तो यही ना बन जाएगा ई। बिना बुझा हुआ चूना को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है। तो जब बुझा हुआ चूना बनेगा तो वापस से क्षारक है ना बनेगा, तो काम तो मेरा वैसे भी हो गया। नहीं तो चूना पत्थर ले आओ, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके वापस से यही बनाता है। तो घुमा फिरा के इस सब में से जो भी आपके घर में उपलब्ध हो आप आराम से दे सकते हैं। आप देखिएगा कभी भी है ना, आम उम का गाछ या लीची उची का गाछ लगाइएगा ना, तो देखिएगा चूना दे दिया जाता है साइड साइड में, है कि नहीं है। कारण समझ में आया, काहे, अम्लता को दूर करने में के लिए। मिट्टी अगर अम्लीय हो गया है तो इसीलिए चूना दे देंगे ताकि अम्लता उसका क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अब बताओ, जब अम्लता दूर हो जाएगा तो इसका पीएच मान बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए अम्लीय है तो पीएच मान इसका घटेगा, और जब पीएच मान कम रहेगा तो मिट्टी में अच्छे से फसल उग नहीं पाएगा। और जैसे पीएच मान उसका बढ़ेगा अर्थात मिट्टी जो है ना धीरे धीरे क्षारीय हो जाएगा। ढेर क्षारीय होने से भी दिक्कत है, हाँ ना, और ढेर अम्लीय होने से भी दिक्कत है। इसीलिए उसको ना हल्का क्षारीय किया जाता है। 7 तो उदासीन है, 7 से 8 9 पीएच समझ आ रहा है ना। पीएच हम क्लास करवा चुके हैं, हाँ ये ना, पीएच का पिछले क्लास में पीएच स्केल के बारे में हम आप लोगों को बताए हुए हैं, शायद सेकेंड क्लास है। चलिए उसके बारे में, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप मिट्टी का उपचार कर देते हैं तो मिट्टी का उपचार करने के बाद आपका जो फसल है वो अच्छे से होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार आप लैंग्वेज थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कुछ क्षेत्रों की मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाती है, ऐसी मिट्टी में पौधे की वृद्धि अच्छी तरह नहीं हो पाती है। बहुत जगह का ऐसा मिट्टी होता है जहां का जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाता है, और जब मिट्टी अम्लीय हो जाएगा तो वहां पे पेड़ पौधा का ग्रोथ रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए उसमें निम्न पदार्थ मिलाए जाते हैं। यानी अब मिट्टी जो अम्लीय हो गया है, अब अम्ल को वापस से मिट्टी को ठीक करने के लिए उसके अंदर ये सब पदार्थ हम लोग मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, ये पदार्थ मिट्टी के अम्ल को उदासीन करके उसकी उर्वरकता बढ़ाता है, यानी उसको और उपजाऊ बनाता है। क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। और इस प्रकार से वो मिट्टी जो है वापस से पौधे उपजाने के लिए क्या हो जाता है, उपयुक्त हो जाता है, यूज होने लग जाता है। बात समझ में आया क्या। इस तरीके से मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में भी हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया का यूज करते हैं। देखो कितना यूज है उदासीनीकरण अभिक्रिया का, पेट की अम्लता को दूर करने में,
हाँ ही ना, चींटी मधुमक्खी अगर काट लिया उसको उपचार करने में, उसका इलाज करने में। और तीसरा नंबर मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। अब चौथा नंबर देखिए क्या है इसका यूज है, तो दांतों की सुरक्षा में। अब दांतों की सुरक्षा ये कैसे करता है, तो ध्यान दीजिएगा। हम आपको ये पहले भी बताएं जब पाचन चैप्टर पढ़ा रहे थे और जब दांत पढ़ाए थे, दांत का जो बाहरी परत है वो है इनामेल, वही सबसे मजबूत है। हाँ ही ना, दांत का जो सबसे बाहरी परत है और सबसे मजबूत परत है वो क्या है, इनामेल। क्या है, इनामेल। जिस दिन इनामेल खराब हो जाएगा उस दिन आपका दांत बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, ठंडा कनकना के लगेगा, गर्म झंझना के लगेगा। हाँ ही ना बात समझ में आ रहा है क्या, खतरनाक हो जाएगा एकदम। अभी तो आप गरम गरम चीज खा लेते हैं तो दांत को तो प्रभाव नहीं पड़ता, जी से प्रभाव पड़ता है कि नहीं है। तो लगता रहा नहीं जाता, लड़की लोग से खासकर एक बार मुंह में लेगी, धाई ढपाक से मार लेगी, जब मारती बाद में पता चलता फिर निकालती मुंह से, है कि नहीं है। चलो अब यहाँ ध्यान देना, देखो इससे समस्या कैसे होता है। तो भोजन के बाद मुंह में उपस्थित जीवाणु शर्करा को तोड़कर अम्ल बनाते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान जो मुंह में आपका शुगर रह जाता है, शुगर का मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट वाला सामान जो भी फंस गया, रोटी चावल जो भी अगर आपके दांत में फंस गया, तो उस शुगर को खाने के लिए बैक्टीरिया आता है। कौन आता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया खाता है, लेकिन खाने के बाद जैसे आप तो चल जाते हैं सुबह सुबह, आपके घर में है व्यवस्था, लेकिन मुंह में जो बैक्टीरिया उसके पास व्यवस्था है, मोदी जी अंदर में नहीं लगवा के दिए हैं बाथरूम उथरूम, तो जहां खाएगा वहीं जाएगा, तो वहीं खाता है वहीं चल जाता है। अब खाएगा जो, समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये शुगर खाया तो शुगर खाने के बाद ये उसको तोड़ के क्या बना देगा, अम्ल बना देता है। क्या बना देता है, अम्ल। तो जिस कारण से पूरे मुंह में अम्लता का मात्रा बढ़ जाता है, पूरा मुंह क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल। अब ये अम्ल जो है ना, दांत का जो परत है, बाहरी परत, उसको क्षति पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा, क्षति, खराब करना शुरू कर देगा। और जैसे धीरे धीरे खराब करना शुरू हो जाएगा, दांत आपका हो जाएगा सेंसिटिव। बात समझ में आया क्या, तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है, जब मुंह का पीएच मान लगभग 5.5 से कम हो जाता है तो दांत का ऊपरी परत प्रभावित होने लगता है, यानी खराब होने लगता है। ये कब होता है, जब आप मीठा चीज ज्यादा खाते हैं, मीठा चीज में डायरेक्ट शुगर होता है, वो शुगर डायरेक्ट एसिड में बदल देता है। हाँ ये ना, इस तरीके से समस्या आना शुरू हो जाता है। अब बताइए, हम लोग का मुंह एसिडिक हो गया, तो जब एसिडिक हो गया तो उसको हमको कम करना, प्रभाव उसका हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्षारक पदार्थ का यूज करना होगा। वैसा पदार्थ जो कि क्या हो, क्षारक हो। हाँ ये ना, तो क्षारक वाला पदार्थ हम लोग क्या यूज करेंगे, तो इसमें मदद करेगा टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को बनाया काहे गया, कैसे गया है, तो टूथपेस्ट में क्या होता है, क्षारक होता है, बेस होता है। अब बार बार इनो से मुंह नहीं धोइएगा, इनो से मुंह धोने बनेगा, वो तो पाउडर होता है, धो कोई दिक्कत नहीं है, इनो भी तो क्षारक ही हुआ, है कि नहीं है। लेकिन टूथपेस्ट को बनाया गया, टूथपेस्ट का प्रकृति कैसा होता है, क्षारक होता है, और उसके अंदर और भी सब चीज यूज किया जाता है। बात समझ में आया क्या, एक तो क्षारक है। अब फिर मुंह धोएगा कैसे, क्षारक अगर कड़वा रहेगा तो उसके अंदर शुगर भी मिला दिया गया है, हल्का सा मिठास के लिए अलग अलग फ्लेवर मिलाया गया है, एंटीबैक्टीरियल नेचर मिलाया गया है, ताकि वो क्या करे, बैक्टीरिया को भी मारे, केवल मुंह को क्षारीय ही नहीं बनाए, बैक्टीरिया को भी मारे। ये सब चीज यूज किया गया है। तो इस प्रकार से टूथपेस्ट बनाया जाता है जो हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। यह मुंह में बने अम्ल को उदासीन करके दांतों को क्षय से बचाने में सहायता करता है, इन दांतों को खराब होने से बचाने में सहायता करता है। समझ में आ गया। तो आप देख रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया का कितना यूज है, खतरनाक यूज है। कैसा यूज है, खतरनाक यूज है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, बोलो ना। चलिए अच्छी बात है, यानी अम्ल जो है क्षारक से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, और इस प्रकार से हम अपने दांतों को क्या करते हैं, बचाते हैं टूथपेस्ट करके। हाँ ये ना, टूथब्रश करके, रोज ब्रश करना चाहिए इसीलिए। अब ब्रश करने का सबसे सही समय होता है रात को। रात को खाना खाने के बाद ब्रश करने से जो मुंह में जो छोटा छोटा कण जो खाने का रह गया है वो निकल जाता है, पूरा का पूरा मुंह क्षारीय हो जाता है, और रात भर आपका मुंह सुरक्षित रहेगा, दांत क्षय नहीं होगा। लेकिन आप क्या किए, खाए रात में और आप मुंह धोए सुबह, जिसका परिणाम यह है कि रात भर भरदोम खाया जो दांत में फंसा हुआ है और अम्ल छोड़ा। अब सुबह मुंह धो लिए तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह हुआ क्षारीय, लेकिन फिर भी हानि तो पहुंचाया ना। इसीलिए रात को मुंह धोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आ गया क्या। अब मुंह धोते आप लोग ऐसे घसते हैं, घसने से क्या होता है, इनामेल खराब हो जाता है, इनामेल भी घसने लग जाता है, घिसने लग जाता है। हाँ ना, इसीलिए दांत देखिए यहाँ बनावट ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके दांत है ना, यहाँ दांत बना हुआ है क्या, ये पकड़ लो तो मुंह, हाँ देखो दांत यहाँ बना हुआ है, तो दांत का जो बनावट यही ना फंसता है,
ऐसे ऐसे करके, तो आप ऐसे से घसीएगा तो कुछ होगा, आप ऐसे ऐसे करना चाहिए ब्रश, ऐसे ऐसे करके ब्रश करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। हाँ ये ना, ये तरीका होता है कि नहीं है। तो अब दूसरा चीज क्या है कि ब्रश करने का तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका, ब्रश क्या करो, ब्रश को पहले साफ कर लो और उसके बाद ऐसे ही कीजिए बिना टूथपेस्ट का, बिना टूथपेस्ट का ऐसे कीजिए नॉर्मल, और उसके बाद फिर वापस से कुल्ला करके फिर हल्का सा टूथपेस्ट लीजिए, फिर ब्रश कीजिए। ये तरीका होता है सबसे ज्यादा सही तरीका होता है। कारण क्या है, पहले अगर आप नॉर्मल बिना टूथपेस्ट का ब्रश करेंगे तो जो भी दांत के अंदर फंसा हुआ खाद्य पदार्थ है, फूड पार्टिकल है छोटा छोटा, वो निकल गया। और उसके बाद जब आप ब्रश टूथपेस्ट की मदद से करेंगे तो पूरा मुंह छारी प्रवृत्ति हो गया, पूरा मुंह छारी हो गया, यानी अम्लता दूर हो गया, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मुंह दांत सब सुरक्षित हो गया। क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। अगर आप पढ़े हैं, इसका यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं यूज कीजिएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। बात समझ में आया क्या। हाँ ये ना, अगर हम लोग के दांत का मुंह में अधिक अम्ल बनने पर दांत का जो क्षय शुरू हो जाता है और दांत का बाहरी परत इनामेल धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमजोर होकर के खराब होने लग जाता है, यानी कैविटी बन जाता है अंदर में। कैविटी का मतलब होता है फोक, खोल। हाँ ना, खाली जगह बन जाता है। अब जब खाली जगह बन गया तो वहां तो आपको बरस जाएगा नहीं, और जब बरस जाएगा नहीं तो वो तो सुरक्षित हो गया रे। जैसे आप कैसे अपना घर बना के सुरक्षित हो जाते हैं, बोलते हैं ना अभी तो मेरा कोई अस्थायी पता नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां। आप बाहर सोइएगा वो भगा देगा जिसका घर वाला है कि नहीं। स्टेशन में सोइएगा पुलिस आरपीएफ वाला भगा देगा, लेकिन अगर आप अपना घर बना लिए तो आपको कोई भगा पाएगा नहीं। उसी प्रकार से ये है, जब तक बैक्टीरिया घर अपना नहीं बनाया तब तक तो आप ब्रश करके भगा दीजिएगा, कुल्ला करके भगा दीजिए, कुछ करके भगा दीजिएगा। लेकिन जब कैविटी बना लिया, आप कुछ आप इग्नोर किए, आपके खाली जगह पे आपका परती जमीन था, परती जमीन पे कोई आदमी घर बना रहा है धीरे धीरे करके, और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, जब घर बन गया 2 मंजिला 3 मंजिला तब बोलिएगा तो गवर्नमेंटो साथ नहीं देगा। समझ में आया क्या, याद रखिएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ, आप ध्यान नहीं दीजिएगा, जब कैविटी बन गया तब तो आपका ब्रश का पहुंच भी नहीं करेगा। खूब कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब मुंह धोइए अंदर में, तो अंदर में धीरे धीरे अपना पनपिए रहा, बढ़िए रहा। बात समझ में आ रहा है क्या, याद रखिएगा। तो इसीलिए ब्रश अच्छे से टाइम से करना बहुत जरूरी है। टूथपेस्ट ये नहीं कि भरदम टूथपेस्ट लेकर के मुंह पर एकदम फेना रहे हैं, ये सब भी सही बात नहीं है। सही तरीके से ब्रश करना है। जैसे देखो, ढेर पढ़ना जरूरी नहीं है, कम पढ़िए लेकिन एकदम प्रभावी तरीके से पढ़िए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, है कि नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर भी खूब टूथपेस्ट से मुंह धोने से अच्छा है कि थोड़ा मात्रा में कीजिए, लेकिन सही तरीके से, जो प्रॉपर तरीका होता है उस तरीके से धोइए तो ज्यादा सही होता है। अभी आप लोगों को पता नहीं चलेगा, अभी आपका उम्र ही ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, अभी खास कोई प्रभाव आपको पड़ेगा नहीं, पता नहीं चलेगा। लेकिन जब एक एज आ जाता है तो फिर दिक्कत आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर अभी से ध्यान देंगे तो ये सब समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या क्या उपयोग है, हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं दैनिक जीवन में। पहला, पेट की एसिडिटी को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, बोलिए जल्दी से, पेट की अम्लता को दूर करने में। दूसरा नंबर बोलिएगा, दूसरा उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो मधुमक्खी या चींटी के द्वारा जिस जगह पे काटा जाता है उसको, उसके दर्द को या उस जगह के इलाज करने में या उस जगह के उपचार करने में। हाँ ये ना। तीसरा, इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। और चौथे जगह कहाँ यूज करते हैं, दांत। हाँ ये ना। और इस तरीके से बहुत जगह यूज इसका होता है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, किसी तरह का कोई दिक्कत समस्या, पक्का ना। चलिए, तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।